हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, कल हमने कुछ पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था सैलरी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उन्हीं के बारे हमने पढ़ा था। अभी थोड़ा सा उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं ताकि आप लोग एक मिनट। अच्छा, तो वो थोड़ा सा उसी को आगे लेके जाए ताकि कोई मसला हो तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम उसको जरा आगे पढ़ते हैं, कंफ्यूजन ना हो, चीजें मजीद इलाबोरेट करते हैं। सैलरी में क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं, कल का थोड़ा सा ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जहां मेरी आवाज ब्रेक होगी बच्चों, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप मुझे बताइएगा, मैं अपनी बात को रिपीट कर दिया करूंगा। जहां मेरी आवाज ब्रेक होगी मैं आराम आराम से पढ़ूंगा, ज्यादा भागूंगा नहीं, स्पीड से नहीं चलूंगा, लेकिन ये कि मैं इंशाल्लाह वो करूंगा, आराम से पढ़ाऊंगा आपको, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, कल हमने पढ़ा था, जो हमने सैलरी को पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज ऑफ प्रॉपर्टी। हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े हैं, उसमें से हमने बताया कि ये हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। फिर सैलरी को पढ़ा, सैलरी में हमने पढ़ा है कोई भी पैसे इंप्लॉयर एम्प्लॉय को देगा इन द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप काम करने के, तो वो सैलरी कहा जाएगा। चाहे उसमें अलाउंस हो, चाहे उसमें परक्विजिट हो, चाहे उसमें ज्वाइनिंग अलाउंस हो, चाहे उसमें रिटायरमेंट अलाउंस हो, चाहे उसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट चेंज करने की कंडीशन पे हो, चाहे उसमें प्रोविडेंट फंड के पैसे मिल रहे हो उसका जो हो, चाहे जो भी क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट लग रहा हो उस पे, जो भी पैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा उसी एग्रीमेंट के तहत वो सैलरी इनकम तस्वर किया जाएगा। ये दूसरे अल्फाज में अगर मैं आप सबको ये बयान करूं, एम्प्लॉयर अगर कोई बेनिफिट देगा एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर कोई बेनिफिट देगा एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय वो बेनिफिट रिसीव करेगा अंडर द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, वो सैलरी इनकम तस्वर किया जाएगा। बेनिफिट कोई भी मिलेगा तो चाहे जैसा मर्जी बेनिफिट मिले, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू फिर तय की जाएगी और वो उसकी सैलरी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। तो फिर अब इसी को आगे लेके चलते हैं बच्चों। यहाँ पे आ रहा है एनी पेंशन और एन्युटी और एनी सप्लीमेंट टू अ पेंशन और एन्युटी, कोई भी पेंशन। अच्छा बच्चों, बीच में नमाज ब्रेक भी हम करेंगे। नमाज ब्रेक होगी 7 बजे से लेके 7:10 तक, मैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, फिर ब्रेक भी कर लेंगे। क्या है एनी पेंशन और एन्युटी और एनी सप्लीमेंट टू अ पेंशन और एन्युटी? पेंशन मिलेगी, एन्युटी मिलेगी, कुछ भी मिलेगा, सैलरी इनकम का हिस्सा होगा। एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एज सैलरी अंडर सेक्शन 14, सेक्शन 14 के तहत कोई भी इनकम सैलरी हेड में डाली जाएगी, सैलरी का कहा जाएगा। अब आगे चलते हैं। वेयर एन एम्प्लॉयर एग्रीज टू पे द टैक्स चार्जेबल ऑन एन एम्प्लॉई सैलरी, द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉइज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी शैल बी ग्रॉस्ड बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयर। कि पाकिस्तान में तो ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो जगह हैं जहां पर ऐसा हुआ करता है। फॉर एग्जांपल अटक, अटक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वाले हैं, या अटक ऑयल रिफाइनरी, अटक ऑयल रिफाइनरी है। वहां पर क्या होता है, वहां पर ये होता है कि जो क्या कहते हैं अटक वाले हैं, वहां पे ये होता है कि जो आपकी सैलरी पे टैक्स होता है, आपकी सैलरी पे टैक्स है, एम्प्लॉयर कहता है भाईजान आप टैक्स भी ना जमा कराएं, टैक्स भी आपका मैं जमा करवाऊंगा। तो अगर टैक्स आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स खुद से भरता है, तो देखा जाए तो वो भी एक बेनिफिट है, वो भी एक सहूलत है। तो ऐसी सहूलत जो आपका, मैंने पहले बताया, अगर कोई सहूलत आपको आपका एम्प्लॉयर देगा, सैलरी इनकम का हिस्सा, आप क्या कहते हैं, वेयर एन एम्प्लॉयर एग्रीज, आपका मालिक एग्री करता है टू पे द टैक्स चार्जेबल और एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर टैक्स जितना भी बनेगा वो खुद से बेयर कर देगा। द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, जो भी इसमें टैक्स बनेगा जो भी इसका जो टैक्स बनेगा उसमें क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय, सॉरी, जो एम्प्लॉय की इनकम है चार्जेबल अंडर हेड सैलरी, उसमें ऐड कर दिया जाएगा, क्या है, शैल बी ग्रॉस्ड अप, उसमें ऐड कर दिया जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयर, कि जितना भी टैक्स है पहले वो भी सैलरी इनकम में डालेंगे। लेट से एक बंदा है, उसकी 12 सैलरियां बनती हैं, उस पे टैक्स जितना भी बनेगा वो टैक्स उसकी सैलरी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। मतलब 13 सैलरियां, 14 सैलरियां, जितना भी बनता है टैक्स वो डाल दिया जाएगा, फिर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। मैं इसके लिए आप सबको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ बच्चों, ताकि आप लोग समझ सको मेरी बात को, अगर आपको समझ ना आए तो। अच्छा सुनो बच्चों, एक बंदा है, सर प्लीज जूम टेक्स्ट बोर्ड, बच्चे मैं अपना ये व्हाइट बोर्ड यूज करता हूँ अगर आपको यहाँ पे कोई मसला हो तो। एक बंदा है, उसकी सैलरी है 75,000, दिस इज पर मंथ सैलरी, मल्टीप्लाई बाय 12, कितना बन जाएगा यार, मैं तो वही है 7.5 लाख, और ये आएगा 9 लाख रुपए। ये उसकी सालाना सैलरी इनकम है, सालाना सैलरी इनकम है। इस पे टैक्स बनता है, लेट से हम कर लेते हैं, एज्यूम कर रहा हूं 75,000 रुपए, एज्यूम कर रहा हूं उस पे सालाना टैक्स 9 लाख पे बनता है 75,000 रुपए, पूरे साल का टैक्स। तो पूरे साल का टैक्स बन गया 75,000 रुपए। तो कानून कह रहा है
कि जो सैलरी होगी पूरे साल की, इसमें ये टैक्स शामिल करना है। फिर क्या आ गया, 9,75,000, इस पे टैक्स कैलकुलेट करना है। जो टोटल ग्रॉस्ड अप अमाउंट होगी, इस पे टैक्स कंप्यूट होगा। जो भी टैक्स इसके ऊपर आएगा, चाहे अब 80,000 बन जाए या 90,000 बन जाए, जो भी अमाउंट बन जाए, ये टैक्स इंप्लॉयर देगा। इंप्लॉयर ये वाला टैक्स देगा। तो ठीक है, तो ये किया जा सकता है। तो ये वाला तो क्या मतलब हुआ, सैलरी कितनी थी, 9 लाख रुपए, लेकिन सैलरी क्या बन गई, टैक्स कितना था, 75,000 रुपए। अब अगर इंप्लॉयर ने उसका टैक्स भी खुद से भरा, तो देखा जाए तो बेनिफिट तो हो गया ना इंप्लॉय को, एक तरह से बेनिफिट। ये टैक्स इंप्लॉय ने तो नहीं भरा। तो 9 लाख पूरी सैलरी इनकम क्या होगी, 9,75,000, और उस पर टैक्स ये कैलकुलेट होगा, तो इंप्लॉयर ज्यादा टैक्स भरेगा। कानून कहता है जितना भी बेनिफिट होगा, सैलरी इनकम का हिस्सा होगा, वो सैलरी में हमने उसको ऐड करना ही करना है, तो ये सैलरी में डलेगा। तो ग्रॉस बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स क्या लिखा हुआ था, वेयर एन एम्प्लॉयर एग्रीज टू पे द टैक्स ऑन द सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, द अमाउंट ऑफ टैक्स शेल बी ग्रॉस्ड अप बाय द सैलरी इनकम। ठीक है, ये ग्रॉस अप हो गया, इसके ऊपर टैक्स कंप्यूट होगा, वो पे करेगा एम्प्लॉय। बच्चों, किसी का कोई अगर पॉइंट क्लियर ना होगा तो बच्चों मुझे बताइएगा। बच्चों क्लियर सर, प्लीज जूम टेक्स्ट बोर्ड इफ पॉसिबल। अच्छा नजीर बच्चे, मैंने अपना व्हाइट बोर्ड यूज किया, सॉरी इसके लिए, तो मैं व्हाइट बोर्ड पीछे से यूज करता रहूंगा बच्चे ऐसे ही। अच्छा, आगे चलते हैं। अब बड़ा अहम पॉइंट है बच्चों, नो डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉई इन डिराइविंग अमाउंट चार्ज टैक्स अंडर द हेड सैलरी। कानून कह रहा है कि कोई भी जिसे कह लो एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस आप सैलरी इनकम में से माइनस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी इनकम थी, जिसे कह लो कि कोई भी अमाउंट थी, सैलरी इनकम थी, ये 9 लाख रुपए सैलरी इनकम थी। अब मैं यहाँ पे अगेन व्हाइट बोर्ड दिखाता हूँ बच्चों आप लोगों को अपना, सॉरी। हाँ, अब आप लोगों की सैलरी इनकम थी, थोड़ी देर के लिए जरा सोचते हैं। ये सैलरी इनकम थी ठीक है, 9 लाख रुपए आपकी सैलरी इनकम थी, 9 लाख रुपए सैलरी इनकम थी आपकी। अब पॉइंट क्या है, आपने कपड़े खरीदने हैं, आपने जूते खरीदने हैं, लैपटॉप खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, बाइक का पेट्रोल लगाना है, आना है जाना है, रास्ते में खाना खाना है, ऑफिस के लिए। ऑफिस में जाएंगे, आप जॉब कर रहे हो वहां पे, आप ऑफिस जाओगे, काम करोगे, कुछ भी करोगे, आपके पैसे जेब से लग रहे होंगे। कानून कहता है जितना भी खर्चा होगा, सैलरी इनकम को, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ खर्चा, एक्सपेंस, वर्ड मेरा खास ख्याल रखना है, मेरे अल्फाज पे मैं बड़े ख्याल से अल्फाज चूज करता हूँ बच्चों, मेरे अल्फाज का खास ख्याल रखना है, क्योंकि मुख्तलिफ लफ्ज के मुख्तलिफ मैनी है। ठीक है, जो भी आपका खर्चा होगा सैलरी इनकम को अर्न करने के लिए, कानून कहता है आप अपनी सैलरी इनकम में से वो खर्चा माइनस नहीं कर सकते। क्यों, या क्या बात है आपका। अब देखा जाए तो हमारा जहन कहता है, अच्छा मेरी आवाज यहाँ पे मुझे लिखा हुआ है कि आवाज थोड़ा सा मसला कर रही है, मैं रिपीट करता हूँ। कानून ने कहा कि सैलरी इनकम अर्न करने के लिए, सैलरी इनकम अर्न करोगे तो जो भी खर्चा हुआ आप सैलरी इनकम में से माइनस नहीं कर सकते। तो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टैक्स। मैंने ये बताया कि मेरी 9 लाख पे टैक्स 75 लाख रुपए, 75,000 रुपए, 9 लाख रुपए पे टैक्स है 75,000 रुपए। तो कानून ने कहा कि अगर मैं एक्सपेंस को माइनस करता, लेट से मेरा 4 लाख रुपए लग गया है जॉब वो करने के लिए, 4 लाख रुपए लगा है सैलरी अर्न करने के लिए, तो मेरी तो इनकम हो जाती 5 लाख रुपए, 9 लाख में से मैं 4 लाख माइनस कर देता, मेरी इनकम हो जाती 5 लाख रुपए। तो 5 लाख इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होना था, तो जाहिर है वो इससे कम होना था। तो कानून ने कहा नहीं, कानून ने कहा कि भाई आपने एक्सपेंस तो माइनस करना ही नहीं है। 9 लाख इनकम है, 9 लाख के 9 लाख पे टैक्स कैलकुलेट होगा, 9 लाख के 9 लाख पे। तो ये बात कर रहा है कानून, जो आपको मैं भी दिखा रहा हूँ। खैर मैं अगेन चलता हूँ उसकी तरफ बच्चों, मेरी स्क्रीन ऐसे ही ऑन एंड ऑफ, ऑन होगी ऑफ होगी, ऑन होगी ऑफ होगी, ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, ये मैंने सब सेक्शन 4 पढ़ा था बच्चों, आप सबके सामने। नो डिडक्शन शेल बी अलाउड। अच्छा एक सिर्फ एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, तो सिर्फ एक सेकंड रुकिएगा, सिर्फ एक सेकंड, मैं कॉल ले लूँ, सिर्फ एक सेकंड।
आ रही थी, सॉरी। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ते हैं। सब सेक्शन 5, फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एन अमाउंट ऑफ परक्विजिट shall be treated as received by the employee from an employment regardless of whether the amount of perquisite is paid or provided। अब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, जरा गौर से सुनिएगा कि अगर जो भी आपको सहूलत मिल रही है, जो भी आपको सहूलत मिली है, वो समझा ये जाएगा कि आपको मिल चुकी है इस पेड और प्रोवाइडेड किस किस कंडीशन में, या क्या क्या बातें वो कर रहा है। क्या कहता है, बाय द एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर or an associate of the employer or by a third party under an arrangement with the employer or an associate of the employer। अब अगली बात क्या है, by the past employer or the prospective employer or to the employee or to the associate of the employee or to the third party under an agreement with employee or to an associate of the employee। कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, ये बात क्या कर रहा है, इसको मैं आसान भाषा में आप लोगों के लिए समझा देता हूँ बच्चों। कानून ये कहना चाह रहा है कि जो भी सहूलत है, पैसे हैं, कुछ भी है, वो समझा ये जाएगा कि आपको मिली है। अगर डायरेक्टली आपको मिले, आपके घर वालों को मिले, आपके एसोसिएट को मिले, या आपने कहा कि ये वाली जो सहूलत है मुझे नहीं, फलाने को जाके दे दो सर्विस, तो मैं समझा ये जाएगा कि वो सर्विस एक्चुअली आपको मिली है। आपको आपका एम्प्लॉयर दे, या कोई माजी का एम्प्लॉयर दे, या मुस्तकबिल का कोई एम्प्लॉयर दे, और आपको आपका एम्प्लॉयर दे, या एम्प्लॉयर का एसोसिएट दे, या कोई और थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर आपको सहूलत दे, तो समझा ये जाएगा कि आपको वो पैसे, वो सहूलत, वो अलाउंस या सैलरी इनकम मिल चुकी है। आप कल को इस बात से मुनहरिफ नहीं हो सकते कि मुझे तो उसने पैसे दिए ही नहीं, मुझे तो उसने जब पैसे नहीं दिए तो सैलरी इनकम किस बात की। कानून कहता है नहीं भाई, कोई और बंदा अंडर एन अरेंजमेंट आपको देगा तो समझा जाएगा आपको पैसे मिले हैं। तो इस चीज का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, तो ये कानून ने बता दिया हमें। आगे चलते हैं। एन एम्प्लॉई, अब वो कल एक बच्चे का सवाल था, तो जरा मुझे वो बच्चे का नाम भूल गया, तो जरा सुनिएगा बच्चों यहाँ पे। एन एम्प्लॉई हु हैज रिसीव्ड एन अमाउंट रेफर टू इन सब क्लॉज 3 और क्लॉज ई ऑफ सबसेक्शन 2 इन अ टैक्स ईयर मेड बाय नोटिस इन राइटिंग। अब यहाँ में कहना क्या चाह रहा है कि कोई एम्प्लॉई जिसको पैसे मिलते हैं अंडर फलानी फलानी क्लॉज, ये कौन सी क्लॉजेस हैं, ये जरा देखते हैं। इन सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज ई ऑफ सब सेक्शन 2 क्या है, और से मैं दिखाता हूँ। सब क्लॉज, ये है 2 ऑफ सब क्लॉज ऑफ क्लॉज ई, 2 था ना आई गेस, अच्छा 3, इन सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज ई, 3 ये वाला, सॉरी, 3 ऑफ क्लॉज ई ऑफ सब सेक्शन 2, ये आ रहा है सब सेक्शन 2, 2 का ई का 3। तो वो कहता है जिसको इस कैटेगरी में पैसे मिलते हैं, कौन सी कैटेगरी है ये है कि रिटायरमेंट पे पैसे मिलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है। In a tax year, may by notice in writing to the commissioner elect for the amount to be taxed at the rate computed in accordance with the following formula A divided by B। A क्या है, टोटल टैक्स पेड, और B क्या है, एम्प्लॉय टोटल टैक्सेबल इनकम। कहना क्या चाह रहा है, जरा मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, पहले स्टोरी समझते हैं। स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि मुझे पैसे मिले रिटायरमेंट पे, बहुत ज्यादा, ठीक ठाक ज्यादा पैसे मिले। जब मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे तो सैलरी शूट अप कर जाएगी, सैलरी शूट अप कर गई, ज्यादा सैलरी ज्यादा टैक्स, जितनी ज्यादा सैलरी उतना ज्यादा टैक्स। तो कानून कहता है अगर इस क्लॉज के पैसे आपको मिले, रिटायरमेंट के पैसे आपको मिले, ठीक ठाक पैसे मिले, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कमिश्नर से कहें कि मुझे आप टैक्स लगाएं एज पर द फॉर्मूला ए डिवाइड बाय बी। इस फॉर्मूले से जो भी परसेंटेज आए मुझे वो रेट ऑफ टैक्स लगाए। तो ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए प्लस बी प्लस सी। मैं आपको सिंपल समझाता हूं क्या कहता है। वो कहता है पिछले 3 साल का टैक्स, एक्स वाई जेड, पिछले 3 साल का टैक्स डिवाइडेड बाय पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम। पिछले 3 साल का टैक्स जमा कर लो, डिवाइड कर दो पिछले 3 साल की इनकम के साथ। तो 3 सालों की इनकम पे जो भी टैक्स है जब निकालोगे तो एवरेज रेट आ जाएगा। तो जो भी एवरेज रेट आया, आपको जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिला, उस पे ये वाला रेट लगेगा। लेकिन ये पहले कमिश्नर से अप्रूवल लोगे। जब पैसे रिटायरमेंट होने वाली होगी उससे पहले कमिश्नर को लिखोगे कि जनाब, जनाब आली गुजारिश है, ये गुजारिश है कि मैं इस तारीख को रिटायर होने वाला हूं और मुझे कुछ रकम मिलने वाली है जो कि फला 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 है, और तकरीबन इतनी उसकी टोटल मालियत बनती है, जिसपे जो रेट ऑफ टैक्स है, अगर मुझे मिलेगा तो 35% या 45% लग जाएगा टैक्स। आपसे गुजारिश है कि मुझे इस रेट के हिसाब से
टैक्स चार्ज होना चाहिए, ना कि उस रेट के हिसाब से जो कि उसमें ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। तो वो कहेगा ठीक है जी, आप 10% 20% जो भी रेट बनता है वो रेट के हिसाब से आप टैक्स दे दे। तो मुझे वो ऑर्डर मिलेगा, वो ऑर्डर मैं जाके अपनी कंपनी को दूंगा, कंपनी फिर मेरा ये जो रेट यहाँ पर आएगा इस हिसाब से टैक्स काटेगी, ना कि स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स काटेगी। यहाँ पे किसी को कोई मसला या कोई चीज समझ नहीं तो बच्चे बताओ, कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों, मैं जवाब देने के लिए खड़ा हूँ अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो। मैं खैर आगे भी साथ साथ चलता हूँ। बेहतरीन सर, थैंक यू सर। चले आगे चलते हैं। ये वही लिखा हुआ है, इज अ टोटल टैक्स पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉई टैक्स फॉर 3 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स और टोटल इनकम फॉर द 3 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स, ये उसने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं वेयर, अब उससे अगला सब सेक्शन वेयर, ऐसी आगे जी। वालेकुम सलाम सर, बात करनी है सर। रिटायरमेंट बेनिफिट मींस पीएफ और ग्रेचुटी पर भी टैक्स होगा। अच्छा, रिजवान खालिद बच्चे, वो अरसलान डार, अच्छा रिजवान खालिद और अरसलान डार, ठीक है। बच्चे मैं ये लाइन पढ़ लूं अगली, ठीक है ना, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर बाद। अब ये थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं और इंशाल्लाह सब मैं आपको सारा समझाता हूँ। वेयर सब सेक्शन 7, वेयर एनी अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय इन एरियर्स and as a result the employee is chargeable at higher rate of tax than would have been applicable if the amount had been paid to the employee in the tax in which the services were rendered. The employee may, by notice in writing to the commission, elect for the amount to be taxed at the rate that would have been applicable if the salary had been paid to the employee in the tax in which the services were rendered. ठीक है। अब ये मेरा ये भी आसान भाषा में समझाता हूँ, कोई मसला होगा मैं सब के एड्रेस करूंगा। सो फॉर्मूला एक बार रिपीट कर दें। अच्छा गाजी बच्चे, वो थोड़ी देर बाद रिपीट करता हूँ, थोड़ी देर बाद उसी पे आता हूँ, पहले ये 7 को कवर कर लो। अच्छा यहाँ पर अब एक दूसरा सिनेरियो आया। अब पहला सिनेरियो था कि अच्छा एक मैं वो सवाल भी है वो कवर कर लेता हूँ। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब ये है टर्मिनेशन बेनिफिट, जिसके अंदर गोल्डन हैंडशेक पेमेंट या टर्मिनेशन बेनिफिट मिलेंगे, जस्ट दोज। अगर प्रोविडेंट ग्रेचुटी या कुछ और मिलता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, उसकी बात नहीं की। उसने क्लॉज बताई, मैं रिपीट करता हूं, क्लॉज 3 ऑफ सब क्लॉज है, ऑफ क्लॉज ई ऑफ सब सेक्शन 2, ठीक है। उसने ये बताया, उसने कहा इस क्लॉज में जो फॉल करते हैं, जो इस क्लॉज में फॉल करते हैं, इस क्लॉज में कौन कौन से फॉल करते हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट टर्मिनेशन अलाउंसेस, टर्मिनेट किया जा रहा है आपको, कंपनी से निकाला जा रहा है, निकाला अच्छा साउंड इज ब्रेकिंग बच्चे, मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। अगर आपको टर्मिनेशन बेनिफिट मिलता है, कोई टर्मिनेशन पे पैसे मिलते हैं, गोल्डन हैंडशेक मिलता है, रिडंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ जॉब मिलता है, कोई भी आपको टर्मिनेशन पे पैसे मिलते हैं, जो नौकरी से निकालने पर पैसे मिलते हैं, निकालने वर्ड यूज करो, निकालने पर, नौकरी छोड़ने पर आपको वैसे ही वो सेपरेट पैसे मिला करते हैं, जो कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी, सुपरएनुएशन, ये जो 3-4 चीजें हैं ये डिफरेंट हैं, ये डिफरेंटली ट्रीट होती हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ये जो मैं डिफरेंटली ट्रीट होती है इनकी बात नहीं कर रहा। ये टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है, इसको थोड़ी देर बाद बताता हूं। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि अगर नौकरी से निकालते हैं तो इकट्ठे पैसे मिलते हैं, तो वो वाले पैसों पे इस परसेंटेज के हिसाब से टैक्स होगा। ये परसेंटेज क्या है? ए डिवाइड बाय बी। जो भी फॉर्म ए क्या है? ए है पिछले 3 साल का टैक्स, टैक्स ऑफ लास्ट 3 years, tax of 2024, 2023 and 2022 divided by taxable income of 2024, 2023, 2022, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, एक परसेंटेज आ जाएगी। जो परसेंटेज आएगी रिटायरमेंट बेनिफिट पे, रिटायरमेंट सॉरी टर्मिनेशन बेनिफिट पे, उस टर्मिनेशन बेनिफिट के ऊपर, सिर्फ उसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो यहां पर निकलेगा। यहां तक जिसका बच्चे का था रिटायरमेंट बेनिफिट रिजवान खालिद बच्चे, वो और बच्चा अरसलान डार, ठीक है। आपको ये पॉइंट समझ आ गया? सबको क्लियर हो गया बच्चों ये पॉइंट? अगर किसी का मसला है तो मुझे बता दीजिएगा। डॉक्टर मोहम्मद नईम बेग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, ठीक है, कोई चीज समझिए तो बताइएगा। अच्छा इससे आगे चलते हैं आप। अच्छा मैं उनका प्रोविडेंट का पेंशन का वो मैं बताता हूँ, हौसला करें, ठीक है। अच्छा उससे अस्सलाम वालेकुम सर। कारी वालेकुम सर। अस्सलाम जी सर। हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि बोले। ये जो पेंशन बेनिफिट से यहाँ रिटायरमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट ले रहा है एम्प्लाई,
तो इसकी परमिशन कमिश्नर को राइटिंग में देगा, वो आईआरएस में परमिशन देगा, या उसको मैनुअल परमिशन देगा कि आप ये बेनिफिट ले लें? सर वेरी नाइस क्वेश्चन। नजीर साहब मैनुअल देगा, आईआरएस में एप्लीकेशन की जगह नहीं है इसकी। ठीक है, मैं अब कोई आ गई हो तो मुझे नजर नहीं आई, मैनुअल एप्लीकेशन जाती है, कमिश्नर को खत लिखा जाएगा कि लेटर लिखेगा ओके। कंसर्न कमिश्नर को कि भाईजान ये मसला है, मेरा टैक्स का ये रेट निकालो। वो यार ठीक है जी, ये रेट निकालो। ठीक है, आगे चलते हैं इससे आगे। अगर गौर से सुनिएगा, कंसेप्ट सुनिएगा, मैं इसको अब रेज कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी बोलो। अब ये वर्ड में लिखे एरियर्स। एरियर्स, आपको पैसे मिलने थे, आपको आफ्टर रिटायरमेंट, अब्दुल्ला सिद्दीक बच्चे आ जाएगा अभी पॉइंट, थोड़ा सा हौसला करें। अच्छा, आपको पैसे मिलने थे 2016 में, 2017 में, 2018 में आपको सैलरी मिलनी थी। ड्यू टू सम रीजन कंपनी के हालात हो गए खराब। कंपनी ने कहा भाईजान काम तो कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन आपको हम पैसे अभी नहीं दे सकते, आपको अभी पैसे हम नहीं दे सकते। लेट्स से कंपनी ने आपको लाख रुपए हर महीने देना था, उन्होंने आपको 60,000 रुपए दिया, उन्होंने 40,000 रुपए हर महीने रोक लिया। उन्होंने कहा भाई अभी हालात नहीं है, हालात बेहतर होंगे हम आपको पैसे दे देंगे। ठीक है, तो 2016 की, 17 की, 18 की सैलरीज आपको या तो सैलरीज नहीं मिली या कम सैलरीज मिली है। ठीक है, कंसेप्ट समझिएगा। आपको सैलरीज जब कम मिली है तो अब क्या हुआ, जब आप 2024 आया, अब आ गया 2024, ये तो 2024 है। अब आपने वो कंपनी छोड़ दी थी, आपने कहा ये तो मुझे जलील कर रहे हैं, मुझे पैसे दे नहीं रहे और एवं ही मुझे काम पे लगाया हुआ है। तो अब क्या हुआ कि आपने वो काम छोड़ा, आपने नई जॉब पे चले गए, फिर उस कंपनी को छोड़ के भूल गए आप, 2024 आ गया, आपको कंपनी वालों ने ना फोराबता किया, भाईजान आपने इन सालों में काम किया था और हमने आपको पैसे कम दिए थे, आप अपने पैसे ये ले लें। तो अब जाहिर है पैसे जब आ रहे हों तो किसको चुभेंगे, तो दी ऐसे पैसे जो मिलने थे पिछले साल मिले नहीं, बाद में मिलते हैं, तो इसको कहते हैं सैलरी इन एरियर्स। सैलरी इन एरियर्स, ये एरियर्स में सैलरी होती है। सॉरी बच्चों, एक मिसाल देता हूं, आप लोगों को केस याद आ जाएगा। नवाज शरीफ की जो सैलरी मिलनी थी, जो पनामा वाला केस बना था और ये वो जो नाअहल किया गया था, मैं नवाज शरीफ के ऊपर कोई बात ना करे या इमरान खान के ऊपर, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों को वाकया याद आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पैसे तो मिलने थे, आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किए, आपने रिटर्न में लिखने थे कि आपको पैसे मिलने हैं, आपने रिकॉर्ड नहीं किए, इसलिए आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं। और तो बड़ी फजूल रीजन थी, जो भी था, मेरा कोई फूफी का बच्चा नहीं लगता नवाज शरीफ, या मैं उसके हक का बंदा नहीं हूं। बस मैं वैसे एक आपको एक सवाल एक जहन में वो बता रहा हूँ कि एक हुआ था माजी में ये एलिमेंट, तो आपको शायद याद हो, किसी को बताओ, ठीक है, नहीं पता कोई मसला, इग्नोर करो। लेकिन जो 2016, 17 के 18 के पैसे मिलने थे वो 2024 से मिलेंगे, इसको कहते हैं इन एरियर सैलरी मिलना, इन एरियर्स। अब जब मुझे अभी पैसे मिले, जब मुझे अभी पैसे मिले 2024 में पैसे मिले, 2024 में जब मुझे पैसे मिले, तो हुआ क्या, ये जो पैसे थे इससे मेरी सैलरी इनकम बढ़ गई आसमानों पे। जब सैलरी इनकम ज्यादा हुई, टैक्स ज्यादा होगा। तो कानून क्या कहता है, कानून कहता है कि अगर इस तरह के पैसे आपको मिले इस टाइम पे जाके, बाद में जाके मिले, तो आपने क्या करना है, कमिश्नर को खत लिखो कि भाईजान ये पैसे मेरे इन सालों के हैं, जिस साल मैंने सर्विस रेंडर की है, जिस साल सर्विस रेंडर की है, बराए मेहरबानी, ओ यार मैं तो नमाज पढ़ाना रोकना ही भूल गया। अच्छा, जो बराए मेहरबानी ये जो 2016, 17, 18 के पैसे हैं, ये 2016, 17, 18 में वो कर लें, क्या कहते हैं, मुझे इस साल में टैक्स चार्ज करने दें। जो टैक्स है इसका, जो आज मुझे पैसे मिल रहे हैं, उस पैसों पे वो रेट ऑफ टैक्स लगना चाहिए जो कि 2016 के पैसों पे 2016 का टैक्स, 17 के पैसों पे 17 का टैक्स, 18 के पैसों पे 18 का टैक्स, ना कि इन पैसों पे 2024 का टैक्स का रेट लगना चाहिए। तो मैं कमिश्नर को ये लिखूंगा कि इस पे वो रेट ऑफ टैक्स लगना चाहिए जो उस साल था। तो कमिश्नर मेरी बात मानेगा और ये एप्लीकेशन भी मैनुअल जाएगी इस पैसों पे भी और ये इन चीजों के ऊपर भी। और जब भी एप्लीकेशन, जब भी टैक्स लगना हो, तो आपने पैसे मिलने से पहले इसका ऑर्डर कमिश्नर से लेके बैठना है, नहीं तो टैक्स कट जाया करेगा।
तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ बच्चों बात, पैसे जब आपको बाद में मिलने आज मिलने थे, 1 साल बाद मिलेंगे, 3 साल बाद मिलेंगे, उस पे वो रेट ऑफ टैक्स लगना चाहिए जो आज है, ना कि मुस्तकबिल का रेट लगेगा। तो आज का रेट लगना चाहिए, जो माजी के पैसे थे उस पे माजी का रेट लगना चाहिए। तो ये तरीका है टैक्स का। अगर आई होप तो समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो मुझे बता दीजिएगा। रिजवान साहब केस लॉ टाइप ना बच्चे, केस लॉ टाइप ना मुझे नहीं पता बच्चे आप क्या कहना चाह रहे हो। खैर आगे इससे अब आगे चलते हैं। अच्छा सर, ट्रीटमेंट ऑफ ईओबीआई एंड जीपी फंड आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, एक सवाल आया हुआ है, इसी तरह एक सवाल आया हुआ था प्रोविडेंट फंड का, पेंशन ग्रेचुटी का, ये वो मैं आप अब इस सवाल को एड्रेस करता हूँ। मेरे सवाल, इस सवालों का जवाब इकट्ठा दे रहा हूँ बच्चों। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड वर्ड यूज कर रहा हूँ, टैक्सेबल होता है। प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल होता है, आपके टैक्स कट के पैसे मिला करते हैं, अनलेस गवर्नमेंट का फंड हो, अनलेस कोई गवर्नमेंट का फंड हो, गवर्नमेंट का फंड होगा उसके ऊपर उनके पास एग्जम्पशन होती है। वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, एक मेरा वर्ड, मेरी लाइन याद रखिएगा, नथिंग इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अनलेस द एग्जम्पशन इज प्रोवाइडेड इन द लॉ और द पर्सन बियर्स द एग्जम्पशन सर्टिफिकेट। कोई इनकम भी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं होती उस वक्त तक जब तक उस बंदे के पास या तो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हो या फिर एग्जम्पशन कानून में लिख दी गई हो। तो जब तक एग्जम्पशन नहीं लिखी हुई तब तक वो टैक्सेबल है। तो अगर कोई गवर्नमेंट की एंटिटी और उसकी एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दी गई है लॉ में कोई भी फंड की, तो फिर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, नहीं तो टैक्सेबल। सिंपल सी बात ये। किसी ने अगर नमाज की ब्रेक लेनी है, सॉरी मैं थोड़ा सा देर हो गया था, नमाज मुझसे मुझे खुद निकल गया। अगर कोई ब्रेक ब्रेक लेने की जरूरत है या चलते रहें, जल्दी से बच्चों मुझे बता दो जल्दी से। ब्रेक की जरूरत है, मैं ब्रेक ले लेता हूँ 10 मिनट की, नहीं सर तो सर ब्रेक क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ टाइम है, तो मेरी तो तजवीज़ है कि बस क्लास के बाद पढ़ लेंगे। ठीक है, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और जिसने जिसको मैं लगा तो मैं माजरत खाऊं, कोई जानबूझ के नहीं किया, मुझसे मिस हो गया, ठीक है, खफा ना होइएगा बच्चों मुझसे। चले आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, मैं अब लॉ पे वापस चलता हूँ। अच्छा, वो यही कह रहा है, एन इलेक्शन, स्क्रीन नजर आ गई होगी, आई होप सो आप सबको। एन इलेक्शन अंडर सब सेक्शन 6 or 7 shall be made by the due date for furnishing of the employee's return of income or the employer certificate as the case may be for the tax year in which the amount was received or by such later date as the commissioner may allow। क्या कहना चाह रहा है कि ये जो 6 और 7 की जो एप्लीकेशन है ना, ये टाइम से पहले कर लेना, सो दैट के आपका जो टैक्स है वो ना कटे, उस पर मसले ना हो। बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है। आगे चलते हैं, एक सब सेक्शन 13। अब हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी, मैं जरा ऊपर वाली लाइन पढ़ देता हूँ। ये है एनी परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल टू मनी और नॉट। सैलरी में हमने पढ़ा था कोई भी सहूलत पैसे में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर पैसे में कन्वर्ट हो सकती है ठीक है, नहीं हो सकती तो भी सैलरी इनकम का हिस्सा होगा। इसी को मजीद इलेबोरेट करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ, अब ये सेक्शन 13, वैल्यू ऑफ परक्विजिट फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर टैक्स चार्जेबल टैक्स अंडर दैट सैलरी the value of any perquisite provided by an employer to the employee in the year that is included in the employee salary under section 12 shall be determined in accordance with this section। कि अगर कोई सहूलत दी जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को, उसकी क्या कीमत होगी वो सेक्शन 13 के तहत डिटरमाइन की जाएगी। कोई भी सहूलत है, उसकी कीमत क्या है, कीमत उसकी वो है जो सेक्शन 13 में लिख दी गई है। सेक्शन 13 क्या कहता है? This section shall not apply to any amount referred to in clause C or D of subsection 2 of section 12। मतलब क्या कि जो अलाउंस मिलता है, अलाउंस तो होता है पैसों का, कहता है पैसों के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम अलाउंस जो मिलता है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अलाउंस चूंकि होता ही पैसों में इसलिए उसके बारे में बात नहीं है। ये सहूलत के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई सहूलत मिलती है उसको क्या कीमत देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गाड़ी दी जाती है तो कितनी गाड़ी की कीमत आपकी सैलरी इनकम का हिस्सा होगी। क्वेश्चन तो ये है, गाड़ी की क्या कीमत आपकी सैलरी इनकम का हिस्सा होगी, ये तो नहीं पता ना आपको, तो वो ये सेक्शन बताएगा। क्या आगे कहता है, अब गौर से सुनिएगा, इसमें भी खैर कुछ नहीं लिखा हुआ लेकिन पढ़ते हैं। वेयर इन अ टैक्स ईयर अ मोटर व्हीकल इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। अगर किसी भी साल में अगर गाड़ी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को होली और पार्टली फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ द एम्प्लॉय, the amount chargeable to tax to the employee under this head salary for that year shall include the amount computed as may be prescribed। के क्या कहना चाह रहा है कि अगर गाड़ी आपको प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर, प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, चाहे पूरी की पूरी गाड़ी आपके जाती इस्तेमाल के लिए है या
पार्टली आपके जाती इस्तेमाल के लिए है, मतलब थोड़ी सी जाती इस्तेमाल, थोड़ा सा ऑफिशियल यूज के लिए है। अब आपकी सैलरी इनकम में कितनी अमाउंट डलेगी फॉर दैट ईयर शेल इंक्लूड द अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जहां पर ये लाइन लिख दी जाए एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब है आपने एफबीआर के रूल्स देखने हैं। मैं आपको दिखाता हूं बच्चों। आपने एज में भी प्रिस्क्राइब, जहां पर भी वर्ड आएगा आपने फौरन से पहले इनकम टैक्स रूल्स खोलने हैं। जहां पर ये वर्ड होगा इनकम टैक्स रूल्स, क्योंकि जहां पे ये वर्ड है ना एज में प्रिस्क्राइब, इसका मतलब है इनकम टैक्स रूल्स में लिखा होगा। तो अब हम इनकम टैक्स रूल्स देखते हैं, ये खोल जाए बच्चों। कुछ डाउनलोड ही नहीं है, मैं दिखाता हूं आपको। ये भी डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होते होते इसको टाइम लगेगा। एक मिनट बस बच्चों, मैं इसको डाउनलोड ही पड़ा होगा मेरे पास कहीं ना कहीं। ओह नाइस बच्चे, बच्चे मुझे पता है। ठीक है ना, बकिया बच्चों को भी बताना है। ठीक है। ये आगे इनकम टैक्स रूल्स बच्चों। अच्छा बच्चों, इनकम टैक्स रूल्स पे मैं गया हूँ। ठीक है। अब मैं जरा इसको पढ़ता हूँ बच्चों। ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, ये आ गया वैल्यू और वैल्यूएशन ऑफ कन्वेंस। गौर से सुनिएगा। मैं वही इनकम टैक्स रूल्स कौन से पढ़ रहा हूँ बच्चों, जहां पर लिखा हुआ था कि अगर गाड़ी दी जाती है पार्टली फॉर प्राइवेट यूज पार्टली फॉर पर्सनल यूज, तो कानून क्या कहता है। मैं जरा स्क्रीन अपनी वीडियो ऑन करता हूँ ताकि मैं यहाँ पे दिखा दूँ। अच्छा, एक 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 सवाल है, एक समझाता हूं मैं वैसे आपको। अगर आपको गाड़ी दी जाती है, मैं वैसे सवाल है और जवाब भी खुद ही दे दूंगा। अगर आपको गाड़ी दे दी जाती है कि आप जाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी, तो ठीक है भाई, मेरा बेनिफिट है। अगर गाड़ी दे दी जाती है आधा जाती इस्तेमाल के लिए आधा ऑफिशियल इस्तेमाल के लिए, तब भी बेनिफिट है। लेकिन अगर गाड़ी दी जाती है कि आपने सिर्फ ऑफिस का काम करना है, तो मेरा कोई बेनिफिट नहीं है उसके अंदर। कोई मुझे बेनिफिट नहीं हुआ, कंपनी को बेनिफिट जरूर हुआ है, उसका काम जल्दी हुआ। अदर देन दैट मेरा तो बेनिफिट नहीं है। वो कंपनी के इस्तेमाल के लिए गाड़ी है ना, मेरे इस्तेमाल के लिए तो नहीं है। तो कोई भी चीज सैलरी इनकम का हिस्सा नहीं बनेगी अगर गाड़ी सिर्फ ऑफिशियल पर्पज के लिए इस्तेमाल होगी। सिर्फ ऑफिशियल पर्पज के लिए इस्तेमाल होगी, सैलरी इनकम का कुछ भी हिस्सा नहीं आएगा। अब्दुल्ला सिद्दीक बच्चे, नो टैक्स। बच्चे मैं कह रहा हूँ सैलरी इनकम में शामिल नहीं होगी। जितनी भी ये चीजें सैलरी इनकम में एडअप होके फिर टैक्स देखेंगे। अभी सैलरी इनकम क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। तो खैर, गाड़ी मिली और गाड़ी कंपनी ने दी, उसने कहा कि पार्टली फॉर पर्सनल यूज है, कि आप गाड़ी आधा जाती इस्तेमाल के लिए करें और आधा ऑफिस के इस्तेमाल के लिए करें। तो सैलरी इनकम में क्या डलना है, 5% ऑफ कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। गाड़ी कंपनी ने आपको प्रोवाइड कर दी, सुजुकी से खरीदी, आपको दे दी। उन्होंने कहा भाई आप कंपनी का भी इस्तेमाल करें, काम करें इस पे, और अपना जाती भी करें। तो गाड़ी की कीमत का जितनी गाड़ी की कीमत कंपनी ने सुजुकी कंपनी को भरी है, उसका 5% हर साल सैलरी इनकम में ऐड करना है। हर साल सैलरी इनकम में ऐड करना है। ये गाड़ी आपकी नहीं है, गाड़ी कंपनी की है, लेकिन कंपनी ने आपको दी है जाती इस्तेमाल के लिए भी और कंपनी के इस्तेमाल के लिए भी। तो पूरे साल में लेट्स से गाड़ी है 30 लाख रुपए की। लेट्स से सुजुकी ऑल्टो लेके आपको देती है, तो 5% इसका क्या होगा, 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया पूरे साल में जितनी भी सैलरी इनकम है उसमें ये प्लस हो जाएगा 1.5 लाख रुपया। ये एक बात। आगे चलते हैं। ये मैंने बताया कि अगर कंपनी ने गाड़ी खरीद के आपको दे दी है। दूसरी बात, अगर कंपनी ने यही गाड़ी लीज पे ली है, लीज पे, तो बात वही है, 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू।
ऑफ लीज प्राइस, लीज व्हीकल। जिस दिन को कंपनी ने लीज करवाई गाड़ी, उस डेट को जो भी उसकी मार्केट वैल्यू थी गाड़ी की, जिस डेट को कंपनी ने लीज करवाई उस डेट को जो भी मार्केट वैल्यू थी उसका 5%, तो वो सेम होगी तकरीबन। तो 5% आपकी सैलरी में ऐड। लेकिन अब दूसरी कैटेगरी, अगर कंपनी ने कहा ये गाड़ी रखो, चाहे नारायण लेके जाओ, कगान लेके जाओ, केटू लेके जाओ, चाहे आप तुरबत शुरबत लेके जाओ, हमें नहीं फर्क पड़ता, जो मर्जी करो, गड्डी का गड्डी आपकी, ठीक है, याशी करो। तो ये आपको दे दी उसने गाड़ी, तो 10% ऑफ कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लीज व्हीकल। कंपनी ने अगर लीज पे ली है तो 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन को कंपनी ने लीज पे कराई, और अगर कंपनी ने कैश में खरीदी तो जितनी भी कॉस्ट थी उसका 10% हर साल सैलरी इनकम में ऐड करेंगे। इस कैटेगरी में 1.5 लाख आएगा, तो इस कैटेगरी में 3 लाख, 30 लाख का 10%। ऑल्टो लेके दिए तो 30 लाख का 10%, 3 लाख रुपए सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। किसी को ये पॉइंट समझ नहीं आया तो बच्चे बताओ, कोई जिसको समझ नहीं आया तो। ये सबको क्लियर हो गया बच्चों? मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। सर ट्रीटमेंट अच्छा किधर गया? यस, परफेक्ट, नो टैक्स, यस। ये टैक्स कब तक चार्ज होता रहेगा बच्चे? जब तक रिजवान बच्चे, जब तक गड्डी आपके पास है और इसी तरह आपको बेनिफिट मिला हुआ है, तो तब तक आपके लिए यही चलता रहेगा, ठीक है। अनलेस कंपनी गाड़ी आपको दे दे, ये 4 साल बाद, 5 साल बाद गाड़ी आपकी हुई, तो फिर जाके ये बेनिफिट, तो फिर बेनिफिट तो ना हुआ ना, फिर तो गाड़ी आपकी हो गई, तो कहानी खत्म हो जाएगी। जब तक सर गाड़ी। एक क्वेश्चन है। जी जी पूछे। अच्छा, जो गाड़ी कंपनी देती है, क्योंकि ये अल्टो गाड़ी इनकी कीमत तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी देते हैं, तो हाँ उनकी जो 10% 5% एक साल फर्स्ट ईयर में वैल्यू निकल गई, तो नेक्स्ट ईयर कंपनी डेप्रिशिएट वैल्यू पे वो 5 10% निकालेंगे, या फिर बुक वैल्यू पे निकालेंगे? बच्चे, जी। मैंने वर्ड लिखा है कॉस्ट, ठीक है, या फिर लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ लीज, ठीक है। तो चाहे कंपनी को पड़ी, चाहे 1 साल बाद गाड़ी की डेप्रिसिएशन हो गई है, तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस्ट का 10% या 5% सैलरी में ऐड किया जाएगा, ओके। ठीक है ना। चले, ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये द 5% ऑफ द कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर फॉर एक्वायरिंग द मोटर व्हीकल, और the fair market value of the motor vehicle at the commencement of lease if the motor vehicle is taken on lease by the employer। और दूसरी कैटेगरी में कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर फॉर एक्वायरिंग द मोटर व्हीकल, इसमें दूसरा लफ्ज नहीं लिखा हुआ कि भाई डेप्रिसिएटेड वैल्यू या जो बुक वैल्यू या जो भी है, ऐसी बात नहीं लिखी हुई, तो हम वो बात करेंगे ही नहीं, ठीक है बच्चे। नजीर साहब क्लियर हो गया आई गेस आपको? तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यस सर, यस। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं सर सब। एक क्वेश्चन मेरा। हाँ हाँ हाँ, पूछें शबीर साहब, पूछें। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी जब कभी गाड़ी देती है जो है जस्ट यूज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, वैसे आपने बड़ा तो अच्छा वर्ड आपने यूज किया शबीर साहब, आपने बड़ा सा, जब कभी गाड़ी देती है। हाँ बिल्कुल सही, अगर दे दे तो। तो हाँ जी। मतलब वही है, मतलब जो ना आपने आज किसी काम पे जाना है, हाँ भाई कंपनी गाड़ी ले गए आप, ठीक है, उसका जो भी पेट्रोल चार्ज हुआ वो कंपनी में चार्ज कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो उसके बाद जो ना आपने, अगर आप गाड़ी कभी फैमिली के लिए भी ले गए, सब कुछ हो गया, लेकिन एट द एंड गाड़ी कंपनी के नाम पर है, सब कुछ कंपनी के नाम पर है, तो उसमें क्या सिचुएशन बनेगी? बच्चे, इस कैटेगरी में, जो ये वाली कैटेगरी आपने बोली कि कंपनी की गाड़ी है, कंपनी ने आपको सहूलत दी है, कंपनी ने आपको सहूलत दी है, तो अगर आपको कंपनी के काम से जाते हो तो आपको तो कोई बेनिफिट नहीं है ना, कंपनी के काम से जाते हो तो। जिसमें आपको बेनिफिट नहीं है, आपकी सैलरी इनकम है, वो एडअप भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने, अब मैं आपकी एग्जांपल लेता हूं कि आप फैमिली समेत कहीं घूमने चले गए और कंपनी ने गाड़ी आपको प्रोवाइड कर दी, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट बेनिफिट लेना है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट बेनिफिट क्या होगा? आप रेंट ए कार अगर लेते तो क्या रेट लगता? जो भी रेट रेंटे कार वालों को देना था वही बेनिफिट आपको मिला, वो सैलरी इनकम में ऐड कर लो। लेकिन मैं हकीकत में बयान करूं, आप इतने अच्छे बिल्कुल भी नहीं होगे कि आप वो पैसे कभी भी सैलरी इनकम में ऐड करो। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ऐसे वैसे वो आप कभी भी ऐड नहीं करोगे, वो सैलरी इनकम का हिस्सा वैसे बनना चाहिए उस अमाउंट को। किसी को ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो मुझसे आप थोड़ा डिस्कस कर लो, अगर नहीं समझ आया तो। नहीं बताइए। सर, क्लियर है, बस हाँ ये कि जो ना वो अब मतलब ऐड नहीं हो रहा, या जैसे कह रहे हैं आप हर डे का एक बेनिफिट तो नहीं निकाल सकते, जो मंथली कैलकुलेशन होती है या ईयरली कैलकुलेशन होती है उसमें तो कुछ नहीं पता चलेगा।
एग्जाम्पल लो शबीर बच्चे, एग्जाम्पल दो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप जहां कंपनी के बेनिफिट के लिए गए हो तो वो तो सैलरी इनकम का उसके साथ कनेक्शन है ही नहीं, वो तो कंपनी का काम है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को लेके, कंपनी ने कहा लेट से मैं इस्लामाबाद, उन्होंने कहा रीमिया खान चले जाओ, लेट से मैं रीमिया खान जाता हूँ घूमने के लिए, एक मिनट यार, सॉरी बच्चों, लेट से मैंने रीमिया खान जाना था घूमने के लिए, मैं घूमने के लिए रीमिया खान जाता हूँ घूमने के लिए, और घूमने के लिए जब मैं रीमिया खान गया तो मेरे पैसे लगने हैं, जाहिर सी बात है। और मैंने जब भी पैसे लगने तो किसके पैसे लगने हैं? जाहिर है बस के पे जाऊंगा तो बस के टिकट के पैसे होंगे, ट्रेन पे जाऊंगा ट्रेन के टिकट के पैसे होंगे। कंपनी की गाड़ी पकड़ता हूं, उससे कहता हूं मुझे गाड़ी दें और मुझे पेट्रोल भी डाल दें, मैंने जाना है बच्चों को छोड़ने के लिए। कंपनी कहती है आप इतने अच्छे बंदे हैं, हमारे लिए बहुत अहम है, आप गाड़ी ले जाएं और पेट्रोल भी हम भर देते हैं, पेट्रोल हम भरते हैं, ठीक है। तो हम, मैंने कहा ठीक है जी। सॉरी बच्चों, अच्छा मैंने कहा यार एक मिनट बच्चों, अच्छा सॉरी, मैंने कंपनी की गाड़ी दी, उसमें पेट्रोल डलवाया कंपनी ने, और मैं गाड़ी पे ले गया, जहां जहां जा रहा हूँ पेट्रोल कंपनी का लग रहा है सारा कुछ। अब ये समझो कि ये जो पैसे, लेट से मैं रीमिया खान गया और रीमिया खान से वापस आया, मेरा 40,000 रुपये लग गया, एज्यूम कर रहा हूँ। जितना भी खर्चा हुआ, कंपनी का तो खर्चा हुआ है ना, कंपनी का तो 40,000 रुपये लग गया, और प्लस कार का रेंट कितना पड़ना था, लेट से कि 2 दिन का था तो 20,000 रुपये, मुझे टेक्निकली 60,000 का बेनिफिट मिल गया शबीर बच्चे, एक ट्रिप का। अब कंपनी जो है, कंपनी का खर्चा 40,000 रुपये, तो पेट्रोल का तो हो गया, टूल टैक्स लग गया, जो भी हुआ वो 20,000 रुपये मुझे वैसे बेनिफिट मिल गया। तो ये हकीकत में मेरी सैलरी इनकम में उस महीने में ऐड होना चाहिए जिस महीने में मैंने गाड़ी कंपनी की यूज की है, मैंने अपने जाती इस्तेमाल के लिए यूज की, जाती बेनिफिट के लिए इस्तेमाल की है, तो ये मेरी सैलरी इनकम का हिस्सा होना चाहिए। क्या ये सैलरी इनकम में डालेंगे हम? नहीं। क्यों नहीं डालेंगे? हमारी मर्जी, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हमारी, हम पागल हैं हमारे सैलरी इनकम में डालें? इस पे टैक्स लगेगा, हम क्यों डालेंगे? नहीं डालेंगे। हम कंपनी से कहेंगे यार इसको अपना एक्सपेंस शो कर दो। तो ये जो भी बेनिफिट मिला मुझे कंपनी की वजह से, वो मेरी सैलरी इनकम का कानूनी तौर पे हिस्सा बनना चाहिए, हमें बनाना चाहिए। बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो हर किसी की अपनी अपनी नीयत और अपने अपने कामों पे है। लेकिन ये हकीकत में ये है। अब शबीर बच्चे, अब आप बोलोगे कंपनी का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेगी, कंपनी रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेगी, तो कंपनी काम कैसे कर रही है? तो कंपनी फिर थर्ड क्लास हुई ना, कंपनी जो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती इन चीजों का। कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है जो 40-40 हजार रुपए खुद जेब से भर रही है, मतलब इस तरह तो नहीं होता ना काम। शबीर बच्चे, पॉइंट क्लियर हो गया मेरा आपको? जी सर क्लियर है, बस अभी आपने जैसे लास्ट में क्लियर कर ही दिया कि कंपनी कैसे मेंटेन करेगी इसको। अगर कंपनी वो शो कर दे कि भाई हमने इस एम्प्लॉय को ये बेनिफिट दिया है, तो वो एफबीआर को जो ना कंपनी को पकड़ेगा, कंपनी फिर के थ्रू फिर हमें पकड़ेगा। पॉइंट ये है ना। हाँ ना, नहीं कंपनी शो कर दे अपना एक्सपेंस, कंपनी अपना एक्सपेंस शो कर दे कि मेरे भाई साइट पे जाना था, साइट के पैसे लग गए, तो फिर वो शो करे ना एविडेंस कि साइट पे क्या काम किया। लेकिन एफबीआई इतना पकड़ता नहीं, इतनी बारीक चीजें नहीं पकड़ता, ये बहुत छोटी बात है यार बच्चे, अरबों के मामलात होते हैं कि तुम, लाखों का भी नहीं है, ठीक है ना, इतना बड़ा इशू नहीं होता इसमें। अच्छा, ये टैक्स कब तक चार्ज होता रहेगा, ये तो हो गया जवाब, ठीक है। 60,000 का 5% इंक्लूड हो गया या फुल अमाउंट इंक्लूड होगी? 60,000 का, अच्छा ये देखो बच्चे, ये तो फजल बच्चे ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट पूरा ऐड होगा। वो अगर गाड़ी दे दी गई, वो आपको गाड़ी आपके जाती इस्तेमाल के लिए पूरे साल के लिए दे दी गई, तो पूरे साल पे गाड़ी की कीमत का, गाड़ी की कीमत जो 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, जो भी कीमत है, उसका 5% ऐड होगा। फजल बच्चे क्या कर रहे हो? चलो मैं आगे से दूसरी तरफ चलता हूँ, थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ पॉइंट्स को। ठीक है, परफेक्ट। चलो आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे आगे देखिएगा जरा। वेयर इन अ टैक्स ईयर द सर्विसेज ऑफ अ हाउसकीपर, ड्राइवर, गार्डनर और अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट इज प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। अगर कंपनी ने आपके काम करने वाले लोग, जो घर के काम करने वाले लोग हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिए, कंपनी ने आपको ये लोग प्रोवाइड कर दिए, द अमाउंट चार्जेबल टैक्स टू द एम्प्लॉय अंडर दैट सैलरी फॉर दैट ईयर shall include the total salary paid to the domestic assistant, such
हाउसकीपर, ड्राइवर, गार्डनर और अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट इन दैट ईयर फॉर द सर्विस रेंडेड टू द एम्प्लॉई एज रिड्यूस्ड बाय एनी पेमेंट मेड। क्या कहना कानून, जरा इसको आराम से तसल्ली से सुनते हैं, मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा, मसला हो तो मुझे बताइएगा। बहुत आसान बात लिखी हुई है। अगर कंपनी ने आपको माली दे दिया, घर के काम करने वाली आया प्रोवाइड कर दी गई, आपको कोई ड्राइवर दे दिया गया, या कोई घर के कोई असिस्टेंट कोई प्रोवाइड कर दिया गया घर के कामों के लिए, आप कंपनी के लिए इतने अहम थे कि कंपनी ने आपको ये लोग खुद से प्रोवाइड किए हैं, तो जी बिल्कुल ठीक है। अब कंपनी इनको सैलरी देती है, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार, जो भी सैलरी देती है, वो जो सैलरी इन माली को, ये ड्राइवर को, घर घरेलू काम काज के शख्स को या खातून को जो भी पैसे कंपनी ने देने हैं, वो कंपनी का खर्चा है, बिल्कुल है। लेकिन वो एक्चुअल में आपकी सैलरी इनकम है, जिसको कंपनी ने एम्प्लॉय किया हुआ है। मींस दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में, इन बंदों को जो सैलरी मिलेगी वो एक्चुअल में आपकी सैलरी इनकम है, ना कि कंपनी उनको अलहदा से हायर किया हुआ है। वो कंपनी ने अलहदा से हायर नहीं किए हुए, बल्कि आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रही है। क्या कहता है, the amount chargeable tax to the employee under that salary for that year shall include the total salary paid to the domestic assistant in the year that year for services rendered to the employee। कि ये जो लोग हैं, इनको जो भी पैसे मिलेंगे वो कंपनी की तरफ से इनको नहीं मिल रहे, बल्कि उस बंदे की तरफ से मिल रहे हैं जिसको कंपनी ने ये प्रोवाइड किए हुए हैं। तो अब इसको मैं जरा वीडियो ऑन करता हूं, अगर कोई समझ ना आए तो मेरी शक्ल देख के समझ आ जाए शायद आपको, कि अगर मुझे 5-6 बंदे दे दिए, ये कंपनी ने प्रोवाइड किए, माली दे दिया, ड्राइवर दे दिया, काम करने वाली औरत दे दी, हाउस कीपिंग के कुछ और लोग दे दिए, मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स दे दिए मुझे, तो मुझे बंदे प्रोवाइड कर दिए गए। उनको जो भी पैसे कंपनी देगी वो उनको कंपनी की तरफ से नहीं आए, वो एक्चुअली मेरी तरफ से उनको गए हैं। और वो जितने भी पैसे थे वो मेरी सैलरी इनकम में ऐड अप हो जाएंगे, मेरी सैलरी में। कंपनी ने बंदे मुझे दिए, जितने भी पैसे उनको मिलेंगे वो एक्चुअली कंपनी की तरफ से उनको नहीं, बल्कि मुझे दिए गए। मेरी सैलरी इनकम में इजाफा हो जाएगा, जितना भी पैसा उनको मिलेगा एक्चुअली वो मेरा बेनिफिट है, मेरे बेनिफिट के लिए रखे हुए हैं। तो जो मेरा बेनिफिट है वो मेरी सैलरी इनकम। तो मैं अगर आपको एक आसान उर्दू या आसान अल्फाज में समझना चाहूं, आपको एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में जो भी बेनिफिट हुआ, आपकी सैलरी का हिस्सा बन के रहना चाहिए, एज पर द लॉ, एज पर द ऑर्डिनेंस। जो भी आपको बेनिफिट हुआ, सैलरी इनकम का हिस्सा। मजीद पढ़ते हैं बच्चों, समझ ना आया मुझे बताइएगा, मैं रिपीट कर दूंगा बच्चों। वेयर इन अ टैक्स ईयर, where in a tax year utilities are provided by an employer to an employee। अगर कोई यूटिलिटीज, घर घर के सामान कुछ भी प्रोवाइड किया गया, the amount chargeable tax to the employee under that salary for that year shall include the fair market value of the utilities provided as reduced by any payment made by the employee for the utilities। कि अगर आपको कोई सहूलत दी गई है यूटिलिटीज की शक्ल में, तो सहूलत, तो जो भी उन सहूलियात की मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी सैलरी का हिस्सा बन जाएगी। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, सिर्फ एक मिनट रुकिएगा, सॉरी। सॉरी बच्चों, सॉरी। अच्छा, जो भी आपको सहूलियात दी गई है, जो भी सहूलियात, वो आपकी सैलरी इनकम का हिस्सा होगा। आगे चलते हैं। वेयर द लोन इज मेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, इतना बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय, इधर नो प्रॉफिट ऑन लोन इज मेड। मैं इसको भी जरा आसान में बता देता हूँ, अभी शक्ल ऑन करके। बच्चों गौर से सुनिएगा, अगर आपको लोन दिया कंपनी ने, आपको लोन दिया है कंपनी ने, या आपने कंपनी से लोन लिया है, अब अगर आप मार्केट से लोन लें तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और आपने अब क्या किया, कंपनी से लोन लिया और लोन रिटर्न नहीं करते, कंपनी आपको कर्जा माफ कर देती है, कंपनी ने आपको जो कर्जा है वो माफ कर दिया। अगर लोन आपका माफ कर दिया गया, पहली बात, या कर्जा माफ कर, या आपका जो इंटरेस्ट है, सूद है, वो माफ कर दिया गया, कुछ भी माफ कर दिया गया, दोनों में से कोई चीज माफ कर दी गई, तो ये माफ हो गई। तो कानून कहता है कि सैलरी इनकम में जो कर्जा माफ हुआ, या जो सूद माफ हुआ, जो इंटरेस्ट माफ हुआ, वो सैलरी इनकम का हिस्सा बन जाएंगे, माफी नहीं है।
और इंटरेस्ट आपने कहा कि था ही नहीं, तो कानून कहता है कि बाहर से लेते तो इंटरेस्ट पड़ता, तो कंपनी से लिया तो इंटरेस्ट पड़ना चाहिए था। इंटरेस्ट मतलब जो बेनिफिट मिला, सैलरी इनकम का हिस्सा, सिंपल इज दैट। यहां तक किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो बच्चे बताओ, कोई चीज कंफ्यूज कर रही है आप सबको तो मुझे बताओ, मैं एड्रेस कर देता हूँ। किसी को कोई मसला है तो प्लीज पूछें। क्लियर? चलिए परफेक्ट बच्चों। कोई और, सबको क्लियर है बच्चों? चलो बच्चों, मैं आगे लेके चलता हूँ यहाँ से आगे अगले कुछ पॉइंट्स के ऊपर। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे एक सेक्शन पढ़ता हूँ, तो देखिएगा मेरे साथ। अच्छा बच्चों, मैंने सेक्शन 12 पढ़ा, 13 पढ़ा, उसके बाद मैं डायरेक्ट सेक्शन 149 पे जा रहा हूँ। मैं दरमियान से अभी सेक्शन नहीं पढ़ रहा, जो रेलेवेंट सैलरी का सेक्शन है सिर्फ वो पढ़ रहा हूँ। तो मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपने पढ़ना है, अपनी तरफ से ना पढ़ने बैठ जाइएगा, कंफ्यूज कर जाओगे। अच्छा, सेक्शन 149 क्या कहता है बच्चों? छोटा सा है, ज्यादा परेशान ना होइएगा, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सैलरी के रेफरेंस से। तो पढ़ते हैं इसको, ये क्या कह रहा है। जरा आराम से तसल्ली से पढ़ूंगा, आराम से तसल्ली से, परेशान ना होइएगा बच्चों। सैलरी, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी टू एन एम्प्लॉई। ठीक है, इसको मैं जूम करता हूं। एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी टू एन एम्प्लॉय, हर वो बंदा जिसने सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉय को, जिसने सैलरी देनी है एम्प्लॉय को, शेल, लाजमी तौर पे शेल, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब भी पेमेंट करने लगेगा, डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द अमाउंट पेड एट द एम्प्लॉयज एवरेज रेट ऑफ टैक्स, वो टैक्स काटेगा एट एम्प्लॉयज एवरेज रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से, एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 1 ऑफ पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, इस रेट के हिसाब से, ऑन द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द एम्प्लॉई चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। तो अब मैं जरा इसको ब्रेक करता हूँ, आसान उर्दू में समझाता हूँ ताकि समझ आ सके, वरना आप कंफ्यूज कर जाओगे। परेशान नहीं होना बच्चों, किसी ने परेशान नहीं होना, ठीक है? मसला होगा मैं खड़ा हूं, मैं समझाऊंगा आपको। पहले आसान बात, पहले इजी बात। सैलरी, सैलरी दे रहा है कोई भी बंदा, मिस्टर ए टू मिस्टर बी। जब मिस्टर ए मिस्टर बी को सैलरी देगा तो सैलरी पर टैक्स काट के पेमेंट करेगा। मींस 1 लाख रुपए सैलरी देनी है, तो 10,000 रुपए काट लेगा, 90,000 रुपए दे देगा उसको। कानून है। अब समझते हैं कानून, कानून कह रहा है एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी टू एन एम्प्लॉय, हर वो बंदा जिस पे जिम्मेदारी है कि उसने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, शेल, लाजमी तौर पे, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, जब भी सैलरी की पेमेंट करने लगेगा, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, शेल एट द टाइम, डिडक्ट टैक्स, टैक्स काटेगा। पहली बात, जब भी पेमेंट करेगा टैक्स काटेगा। अब अगली बात, टैक्स कितना काटेगा? डिडक्ट टैक्स एट द रेट, जिसे कहते हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से टैक्स काटेगा। एट द एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से टैक्स काटेगा। एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकलेगा कहां से? डिवीजन 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो 3-4 बातें थी, आसान आसान समझाता हूं दोबारा से। हर वो बंदा जो सैलरी देगा वो टैक्स काटेगा, लाजमी टैक्स काटेगा। कितना टैक्स काटेगा? एवरेज रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से काटेगा। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकलेगा? डिवीजन वन ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से। जो स्केड्यूल में क्या डिवीजन 1 ऑफ पार्ट, वो कैसे मैं दिखाऊंगा सारा, परेशान नहीं होना। तो सिंपल सी बात ये है कि जब भी पेमेंट ऑफ सैलरी होगी किसी भी बंदे को, तो टैक्स कट के पेमेंट जाएगी। अगर टैक्स बनता है तो टैक्स कटेगा, फिर पेमेंट जाएगी। टैक्स कटे बगैर पेमेंट गई तो गलत होगा, तो गलत होगा। तो ये चीज आपने जेनों में बिठा लें। आज इधर तक रखते हैं। आई होप सो आप लोग सारे ठीक ही होंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे। हम रेट और टैक्स कैलकुलेट करेंगे आपके सामने, और रिटर्न भी कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास इंशाल्लाह इसी टाइम पे होगी, सैटरडे को होगी, और नेक्स्ट सैटरडे को होगी। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं आज, और फिर आगे लेके चलेंगे। तो कुछ सवाल है किसी के? क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। किसी के कुछ सवाल है तो सवाल पूछ लें, मैं जवाब दे देता हूँ बच्चों। सवाल नहीं सर, है? हाँ जी। एनी पर्सन, तो ये प्रेस्क्राइब पर्सन होगा या कोई प्राइवेट, जैसे मार्केट में कोई सेट लोग हैं, लोगों को 2-2 लाख भी सैलरी?
सुना रहे हैं, देते हैं, लेकिन वो प्रेस्क्राइब पर्सन न हो, तो आया उसकी भी कानूनी तौर पे जिम्मेदारी है, वो अदा नहीं कर रहा है या उसको करनी चाहिए? पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 80 में लिखी हुई है। पर्सन इज डिफाइंड इन सेक्शन 80। पर्सन कहते हैं 3 लोगों को, कंपनी, एओपी एंड इंडिविजुअल। ठीक है ना, ये सारे के सारे। और फिर आगे से कंपनी को डिफाइन किया गया है और एओपी को डिफाइन किया गया है और इंडिविजुअल। तो तीनों में से जो भी है, जो देगा वो टैक्स काटेगा। अब क्वेश्चन ये है, एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन ये है कि ये प्रिस्क्राइब्ड का वर्ड, तो ये प्रिस्क्राइब्ड जो वर्ड है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो कवर कर लेंगे। मेरे नजदीक प्रिस्क्राइब्ड बंदा ही टैक्स काटेगा, दूसरा बंदा टैक्स काट नहीं सकता। सर जक्रिया है, मुझे आपसे पूछना था, मैं ना एक छोटी सी कंपनी चला रहा हूँ, मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो मेरे पास कुछ लड़के हैं जिनकी सैलरी 100K भी है, तो डू आई नीड टू डिडक्ट देयर सैलरी, मतलब इनकम टैक्स, क्योंकि मैं विद होल्डिंग एजेंट हूँ। नहीं, ये डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पे, आपका सालाना टर्नओवर कितना है। सालाना टर्नओवर अगर आपका 250 मिलियन से ऊपर है, 25 मिलियन है कि 250 मिलियन है, 2.5 करोड़ से ऊपर है, 25 मिलियन। 12 चौके 48 करोड़ रुपए बनता है। ये वर्ड भूल गया, एक मिनट छोड़ो, 100 मिलियन, एक मिनट छोड़ो, मुझे जरा सर ये टर्नओवर तो 10 मिलियन से अबव वाला इंडिविजुअल प्रेस्क्राइब पर्सन बनता है। हाँ मैं समझ, 10 मिलियन नहीं है, 100 बचे, 100 मिलियन है मेरे ख्याल से 100 मिलियन पर एनम, पर एनम बचे। मतलब 10 करोड़ से ज्यादा। हाँ 10 करोड़ होता है, 100 मिलियन। मतलब मुझे अब उनकी सैलरी से, मैं बाय लॉ मैंने उनकी सैलरी से टैक्स काटना है, जो अगर उनका आपकी 10 स्लैब, करोड़ से सेल ज्यादा है तो फिर आपने टैक्स, बस वो तो ज्यादा है। ठीक है, तो फिर टैक्स काट। ठीक हो गया सर। ठीक है। कोई और सवाल किसी का यहाँ पे? किसकी वाइब्रेशन हो रही है? मैं मेरे मोबाइल की वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है, अच्छा और कोई सवाल है किसी का बच्चों? अच्छा सर, मुझे कुछ ना सेल्स टैक्स के हवाले से गाइडलाइन चाहिए, तो वो सेल्स टैक्स के हम लोग किस क्लास में जाके स्टार्ट होगा सेल्स टैक्स वगैरह सारी चीजें? तकरीबन 2 महीने बाद। ठीक है, अगर आपको पहले गाइडेंस चाहिए तो आप अपने कॉन्टेक्ट से रब्ता करें, आप सेल्स का बैच की एक्सेस ले लें। चलें ठीक है सर। चलो बच्चों यहाँ तक रखते हैं। आई गेस सवाल नहीं है किसी के, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। कोई मैसेज आया बस। सो ऑर्डिनरी रूल्स एक्ट एंड डिफाइन करने और तेरी गाजी बच्चे नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, गाजी कुरैशी नेक्स्ट क्लास में कर देता हूँ बच्चे। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज।